तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोजेक्ट कार्य बताएंगे। और आज कौन सा प्रोजेक्ट बताएंगे? प्रोजेक्ट हिंदी विशिष्ट। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 8वीं के लिए। और आपके जो प्रोजेक्ट है ये कितने अंक के रहेंगे? 20 अंक के रहेंगे। ये वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य है। तो चलिए देखते हैं हिंदी प्रोजेक्ट विशिष्ट हिंदी के जो प्रोजेक्ट हैं कैसे करना है। इसमें आपको आज हम बताएंगे प्रायोजना कार्य 1। क्या बताएंगे? प्रायोजना कार्य 1 यानी प्रोजेक्ट 1 बताएंगे। प्रोजेक्ट 1 में क्या दिया देख लेते हैं। चलिए, इसका उद्देश्य है, उद्देश्य मीन्स आपका प्रश्न कहलाएगा ये। उद्देश्य में क्या है? मुक्तानंद जी के समान आपके आसपास क्या ऐसे कोई मनोरंजक पात्र हैं? यदि हाँ तो उन पर एक आलेख आप भी तैयार कीजिए। क्या है वो आपका उद्देश्य, यानी कि प्रश्न क्या है? मुक्तानंद जी, जो आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक में मुक्तानंद जी वाला पाठ है, उस पाठ के समान आपके आसपास क्या कोई मनोरंजक पात्र है? यदि हाँ तो उन पर एक आलेख आप भी तैयार कीजिए। देखिए, प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन कैसा है? प्रस्तुतिकरण मुफ्त में है तो एक नहीं दो दीजिए, मुफ्त में है तो एक नहीं दो दीजिए, ये प्रस्तुतिकरण हो गई। मुक्तानंद जी की तरह हमारे पड़ोस में भी एक सज्जन रहते हैं, नाम है विचित्रानंद। देखिए, मुक्तानंद जी जैसे ही हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं जिनका नाम क्या है? विचित्रानंद। नाम के अनुरूप ही विचित्रानंद जी के कारनामे भी बड़े विचित्र हैं। फिलहाल उन्हें हर चीज़ सस्ती खरीदने का नया शौक चढ़ा है। शायद किसी गुरु ने उन्हें यह ज्ञान दे दिया कि जो भी चीज़ खरीदो वह मोल भाव करके ही खरीदो। भाव इतना कम लगाओ कि दुकानदार की टेबोल जाए। और और जब वह और जब तक वह खिसिया कर तुम्हें भगा ना दे तब तक उससे मोल भाव करते रहो। देखिए, यहाँ पे हमने मुक्तानंद जी जैसे ही हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं जिनका नाम क्या है? विचित्रानंद जी हैं। और ये विचित्रानंद जी का नाम जैसा है, उनका कारनामे भी वैसे ही हैं। फिलहाल में उन्हें हर चीज़ सस्ती खरीदने का नया शौक चढ़ा था। शायद किसी गुरु ने उन्हें ज्ञान दे दिया कि जो भी चीज़ खरीदो वह मोल भाव करके खरीदो। भाव इतना कम लगाओ कि दुकानदार की टें बोल जाए, यानी भाव इतने कम बताओ कि दुकानदार की टें बोल जाए। जब तक वह खिसिया कर तुम्हें भगा ना दे तब तक उससे मोल भाव करते रहो। देखिए, इसके बाद यहाँ पे एक सुबह वह छाते बेचने वाले के पास गए। एक सुबह वह छाते बेचने वाले के पास गए, एक छाता खरीदने के लिए गए। एक सुबह वह छाता बेचने वाले के पास एक छाता खरीदने के लिए गए। उन्होंने छाते वाले से छाते का मूल्य पूछा। छाते वाले ने एक छाते की कीमत 200 रुपये बताई। उसके 200 रुपये मांगने पर विचित्रानंद जी ने तत्काल उसकी कीमत आधी करते हुए 100 रुपये लगाई। सुबह सुबह बोहनी का समय था। दुकानदार ने न जाने क्या सोचकर 100 रुपये में ही विचित्रानंद जी को छाता खरीदने के लिए हाँ कह दी। आधी कीमत पर ही तत्काल तत्काल दुकानदार को राजी होते हुए देखकर विचित्रानंद जी का माथा ठनका। उन्हें अपने गुरु द्वारा सस्ते से सस्ते में सामान खरीदने की सलाह याद आई। उन्होंने तुरंत छाते का नया मूल्य लगाते हुए दुकानदार से छाता 50 रुपये में देने की बात कही। दुकानदार भी आज शायद पूरे मूड में था। उसने तुरंत 50 रुपये में छाता बेचने की हामी भर दी। 50 रुपये में छाते वाले को छाता देने के लिए राजी होता देख विचित्रानंद जी ने सोचा, जरूर यह मुझे अब भी ठग रहा है, जो 200 रुपये के छाते को बिना अधिक जिरह के मात्र 50 रुपये में देने को तैयार हो गया। उन्होंने पैतरा बदलते हुए कहा, पिछले चौक पर तो यही छाता 25 रुपये में मिल रहा है। तुम्हें 25 रुपये में देना है तो दो, वरना रहने दो। दुकानदार ने अपने जीवन में शायद ऐसा ग्राहक नहीं देखा था। पल पल पर अपनी बात बदलने वाले विचित्रानंद जी द्वारा लगाई गई छाते की इस कीमत पर वह झल्ला उठा। गुस्से और खिसियाकर मैं उसने कहा, ऐसा कीजिए, 25 रुपये भी क्यों दे रहे हो? मुफ्त में ही ले जाइए। विचित्रानंद जी भी कहाँ चूकने वाले थे, तुरंत बोले, यदि मुफ्त में है तो फिर एक नहीं दो दीजिए। इस प्रकार से आपका जो ये प्रायोजन कार्य एक कंप्लीट होता है। इसमें आपको जो किसके बारे में, मुक्तानंद जी के समान आपके आसपास कोई ऐसा मनोरंजक पात्र हो तो उसके बारे में लिखना है। तो आप अपने आसपास के मनोरंजक पात्र के बारे में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे विचित्रानंद जी के बारे में आपको बताया। इसके बाद आपका आता है प्रायोजन कार्य 2। प्रायोजन कार्य 2 में क्या दिया है? पहले उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? आपके आसपास कोई जलप्रपात हो तो उसका विवरण लिखिए। देखिए बच्चों, आपको प्रायोजन कार्य 2 में क्या बताया है? आपके आसपास कोई जलप्रपात हो तो उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे भेड़ाघाट का जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, जो भी जलप्रपात आपके आसपास है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे मैं रीवा जिले के सिरमौर में रहता हूँ। यदि आप जिस ज़िले में रहते हैं और जिस गांव का नाम है वह बता सकते हैं। हमारे यहाँ से नज़दीक ही एक बहुत सुंदर जलप्रपात है जो कि भारत के प्रमुख जलप्रपातों में से एक है। इस जलप्रपात का विवरण निम्न प्रकार है। कौन सा जलप्रपात है?
केवटी जलप्रपात। केव तो देखिए चलिए अब इसके बाद केवटी जलप्रपात के बारे में देखते हैं। केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा शहर में स्थित है और यह रीवा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। आप रीवा शहर में इस जलप्रपात तक अपने वाहन से आसानी से आ सकते हैं। देखिए किसके बारे में बताया गया यहाँ पे, केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा शहर में स्थित है और यह रीवा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। आप रीवा शहर से इस जलप्रपात तक अपने वाहन से आसानी से जा सकते हैं। यह जलप्रपात सिरमौर नगर परिषद से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। आप सिरमौर से सड़क मार्ग द्वारा इस जगह पर आसानी से पहुंच सकते हैं। केवटी जलप्रपात भारत का 24वां सबसे ऊंचा झरना है। देखिए यहाँ पे जो केवटी जलप्रपात है ये भारत का कौन सा 24वां सबसे ऊंचा झरना है। यह झरना मध्य प्रदेश का मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आकर आप प्रकृति के मनोरम दृश्य देख सकते हैं। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचाई वाला झरना है। देखिए ये जो केवटी जलप्रपात है ये भारत का 24वां सबसे ऊंचा झरना है। यह झरना मध्य प्रदेश का मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आकर आप प्रकृति के मनोरम दृश्य देख सकते हैं। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचाई वाला झरना है। कौन सा? केवटी जलप्रपात। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो। यह जगह प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहाँ पर आपको बहुत सारे धार्मिक मंदिर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर देखने को मिलता है और यहाँ पर राम जानकी मंदिर भी हैं। यहाँ पर आप आकर घूम सकते हैं और मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। और ये देखिए केवटी जलप्रपात का चित्र भी यहाँ पे आपको हमने बताया। ये केवटी जलप्रपात है, ये मध्य प्रदेश का यानी भारत का 24वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद में देखिए फिर केवटी जलप्रपात झरने के आकर्षण के अलावा यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल भी हैं। झरने से कुछ दूरी पर केवटी नाम का किला है जो एक प्राचीन स्थल है। यह किला अच्छी हालत में है। यह किला 15वीं शताब्दी का है। आप इस झरने में घूमने के बाद इस किले में जा सकते हैं। केवटी जलप्रपात मोहना नदी पर बना है। और देखिए जो केवटी जलप्रपात है किस पे बना है? मोहना नदी पर बना हुआ है। मोहना नदी तमसा या टोस नदी की एक सहायक नदी है। मोहना नदी रीवा के पठारों से बहती हुई घाटी में गिरती है। यह नदी ऊंची चट्टानों से नीचे कुंड में गिरती है। यह घाटी बरसात के समय हरियाली से भर जाती है। आपको चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। आप चाहे तो घाटी में नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप झरने के नीचे और उसके करीब होते हैं। यहाँ पर आप झरने में नहा सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। आप इस झरने के नीचे जाकर वहाँ पर पिकनिक बना सकते हैं और झरने का आनंद उठा सकते हैं। बाकी आप अगर ऊपर से झरने का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको ऊपर पहाड़ियों में सावधान रहना चाहिए। झरने का मनोरम दृश्य देखकर आंखों में सुकून मिलता है। इसके बाद देखिए केवटी झरना के पास हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर मेला भी आयोजित होता है। जो केवटी झरना है उसके पास हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर मेला भी आयोजित होता है। जुलाई से जनवरी तक केवटी झरना देखने लायक होता है। कब से? जुलाई से जनवरी तक केवटी झरना देखने लायक होता है। केवटी झरना फोटोशूट के लिए बढ़िया जगह है। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आप खाने पीने का सामान लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट या दुकानें नहीं है। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने के लिए एक मनोरम स्थल है। इस प्रकार से आपको जो प्रायोजन कार्य 2 था, प्रायोजन कार्य में 2 में आपको किसी झरने के बारे में बताना था तो वह झरने के बारे में आपको बताया। कौन से झरने के बारे में बताया? केवटी जलप्रपात के बारे में बताया। इसके बाद आपका प्रायोजन कार्य 3 आता है। चलिए देखते हैं प्रायोजन कार्य 3 में क्या दिया हुआ है। पहले इसका उद्देश्य पढ़ लेते हैं। उद्देश्य यानी जो प्रश्न है आपको जिस पर लिखना है। क्या है प्रश्न? क्या आपने कभी किसी की सहायता की? यदि हाँ तो लिखिए। देखिए बच्चों, आपको इस प्रायोजन कार्य इस प्रोजेक्ट कार्य में आपने यदि किसी की सहायता की है तो उसके बारे में यहाँ लिखना है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमने जो आपको बता रहे हैं वही लिखना है। यदि आपने किसी की सहायता की है तो उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए प्रस्तुति। मानवता एक ऐसा ईश्वर प्रदत्त गुण है जो हम सभी में होता है। देखिए मानवता एक ऐसा ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर द्वारा प्रदान किया हुआ गुण है जो हम सभी में होता है और इसी गुण के कारण मानव जाति सभी में श्रेष्ठ मानी जाती है। किसी व्यक्ति को दुख अथवा परेशानी में देखकर हमारा हृदय द्रवित हो जाता है और हम उसकी सहायता के लिए तुरंत आगे बढ़कर उसकी मदद करते हैं। ऐसी ही एक घटना अभी कुछ समय पहले मेरे साथ हुई। जब मैं अपने विद्यालय की छुट्टी के बाद वापस अपने घर आ रहा था, मैं पैदल ही अपने एक मित्र के साथ घर आ रहा था कि अचानक मैंने देखा कि सड़क के दूसरी ओर एक कार के सामने एक वृद्ध महिला आ गई जो सड़क पार कर रही थी। वह महिला कार से टकराकर सड़क पर गिर पड़ी और उसके सिर से खून बहने लगा। लोगों की भीड़ लग गई। मैं भी दौड़कर वहां पहुंचा। मैंने देखा कि उस महिला को काफ़ी चोट लगी थी और उसके सिर से खून भी बह रहा था।
कुछ लोगों ने मिलकर उस महिला को उठाया और फुटपाथ पर लिटा दिया। लोगों की भीड़ जमा थी, लोग आपस में बातें कर रहे थे, परंतु किसी को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि उस महिला को उपचार के लिए अस्पताल ले जाएं। मैंने तुरंत एक टैक्सी रुकवाई और अपने मित्र की सहायता से उस महिला को टैक्सी में बिठाया। हम दोनों मित्र उसे लेकर पास के अस्पताल पहुंचे और उनका उपचार शुरू कराया। उसके बाद मैंने अपने पिताजी को फ़ोन करके इस घटना की जानकारी दी और उन्हें वहां आने को कहा। पिताजी तुरंत ही वहां आ गए। उन्होंने उस महिला के उपचार का पूरा खर्चा उठाया और महिला के होश में आने के बाद उसके घर वालों को फ़ोन करके घटना की जानकारी दी तथा अस्पताल आने को कहा। वे लोग शीघ्र ही अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने उस महिला को घर ले जाने के लिए बोल दिया तथा दवाइयां लिख दी। उस महिला को जब यह बात पता चली कि मैंने उसकी सहायता की तो वह बहुत ही कृतज्ञ हुई तथा मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। उसके घर वाले भी मुझे धन्यवाद और प्यार दे रहे थे। मेरे पिताजी मेरे इस कार्य के लिए बहुत खुश थे। मुझे भी अपने अंदर एक परम सुख की अनुभूति हो रही थी। इस प्रकार से बच्चों आपका जो प्रायोजन कार्य 3 था, प्रायोजन कार्य 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रायोजन कार्य 3 में क्या था, क्या आपने कभी किसी की सहायता की, यदि हाँ तो उसके बारे में लिखना था। यदि आपने किसी की सहायता की तो आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रायोजन कार्य कौन सा आएगा, 4। चलिए प्रायोजन कार्य 4 देखते हैं क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रश्न क्या है। प्रायोजन कार्य 4 में आप यदि पिछले दिनों कहीं भ्रमण यानी घूमने गए हो तो उसका विवरण डायरी के रूप में लिखिए। देखिए बच्चों इस प्रश्न में या उद्देश्य में क्या बताया है कि आप यदि पिछले दिनों कहीं भ्रमण पर गए हो, जैसे ठंडी की छुट्टी में आप भ्रमण यानी घूमने गए हो, तो उसका विवरण डायरी के रूप में लिखना है। देखिए मैंने प्रस्तुतिकरण में क्या बताया हूँ, देश विदेश की सैर किससे रोमांचित नहीं करती। देखिए देश विदेश की जो सैर है घूमना किसे रोमांचित नहीं करती। ग्रीष्म ऋतु में किसी पर्वतीय स्थल का अपना ही आनंद है। ग्रीष्म ऋतु यानी जो गर्मी का समय होता है उसमें किसी पर्वतीय स्थल पर अपना ही आनंद है। इस आनंद का सौभाग्य मुझे अपने पिछले ग्रीष्म अवकाश में प्राप्त हुआ। जब मेरे पिताजी ने हमें नैनीताल भ्रमण की योजना बताई तो उस समय मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही। किसी पर्वतीय स्थल की यह मेरी पहली सैर थी। यात्रा की शाम में अपने माता पिता व भाई बहन के साथ बस स्टैंड पहुंचा, जहां पर वातानुकूलित बस के लिए पिताजी ने पहले से ही सीटें आरक्षित करा रखी थी। हमारी बस ने रात्रि के ठीक 10 बजे प्रस्थान किया। इसके आगे देखते चलिए। बस में मधुर संगीत का आनंद लेते कब मुझे नींद आ गई इसका मुझे पता ही नहीं चला। प्रातःकाल जब नींद खुली तो हमारी बस नैनीताल की सीमा में प्रवेश ही कर रही थी। एक प्रमुख पर्वतीय स्थल होने के कारण यहाँ की सड़कें स्वच्छ थीं। यहाँ की यात्रा चढ़ाव और आड़े तिरछे रास्तों के बावजूद आरामदायक रही। नीचे इन घाटियों की गहराई का अंकन हृदय से सिरहन भर देता है और हम भय से नज़र दूसरी ओर कर लेते हैं। चारों ओर पहाड़ों से हरे भरे व अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे थे। तराई के क्षेत्रों में भीषण गर्मी से दूर हवा के ठंडे झोंके व प्रातःकालीन सूर्य का स्वर्णिक किरणें मन को आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। प्रातःकाल नाश्ता आदि करने के पश्चात हम सभी पैदल ही होटल से निकल पड़े। बर्फ से ढके चारों ओर पहाड़ों से घिरे नैनीताल में मुझे स्वर्ग की आनंद प्राप्त हो रहा था। बर्फीली पहाड़ी चोटियों पर सूर्य की स्वर्णिम किरणों का दृश्य अत्यंत ही सुहाना था। प्रकृति की सुंदरता का इतना सुखद अनुभव मुझे इससे पूर्व कभी प्राप्त नहीं हुआ। मैंने कमरे से इस सुंदर छटा को देख अनेक बार कैद करने की कोशिश की। वे तस्वीरें आज भी मुझे उस आनंद का एहसास कराती हैं। नैनीताल में सड़क स्वच्छ थी। यहाँ के घर साफ सुथरे थे। अधिकांश घर पत्थरों के बने हुए थे। इसके अतिरिक्त पर्यटकों के ठहरने हेतु यहाँ कई छोटे बड़े होटल थे। यहाँ एक ताल है जिसे नैनीताल कहते हैं, जिसकी प्रसिद्धि के कारण शहर का नाम भी नैनीताल पड़ गया। नैनीताल के एक किनारे पर नैना देवी का मंदिर है। ताल के एक और सड़क व होटल तो दूसरी ओर हरे भरे वृक्षों से लदे पर्वत हैं। इसके किनारे पर बैठने हेतु बेंचें बनी हुई हैं। देखिए क्या है, नैनीताल के किनारे नैना देवी का मंदिर है। ताल के एक और सड़क व होटल तो दूसरी ओर हरे भरे वृक्षों से लदे पर्वत हैं। इसके किनारे पर बैठने हेतु बेंचें बनी हुई हैं। ताल में स्वचालित बोटों का आनंद उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देश विदेश के सामान की खरीदारी भी की जा सकती है। खाने पीने के लिए यहाँ सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। ताल के किनारे पर बैठकर पर्वतों का अवलोकन मन को आनंदित व शांति प्रदान करता है। हमने यहाँ विशेष प्रकार की
विशेष प्रकार के पहाड़ी नृत्य को भी देखा। यहाँ के लोग प्रायः ईमानदार व अथक परिश्रमी होते हैं। यहाँ के निवासी प्रायः हिंदी भाषी हैं जो मन के सरल होते हैं। नैनीताल का यह सुखद आनंद मुझे आज भी आकर्षित करता है। निसंदेह प्रकृति की अनुपम छटा का स्वर्गिक आनंद यहाँ पर आकर ही प्राप्त किया। इस प्रकार से बच्चों आपका जो प्रायोजन कार्य 4 था, प्रायोजन कार्य 4 में क्या था, क्या कहा था आपको, इसका उद्देश्य क्या था। आप यदि पिछले दिनों कहीं भ्रमण पर गए हैं तो उसका विवरण डायरी के रूप में लिखिए। तो देखिए आप भ्रमण यानी घूमने कहीं गए हैं तो उसका विवरण अपनी भाषा में आप प्रायोजन कार्य 4 में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रायोजन कार्य क्या आएगा 5। प्रायोजन कार्य 5 क्या है देखते हैं, चलिए इसका पहले उद्देश्य पढ़ लेते हैं हम। प्रायोजन कार्य 5 का उद्देश्य क्या है। आप अपने जीवन से जुड़ी ऐसी कौन सी घटना है जो सभी को बताना चाहेंगे। देखिए बच्चों, आप अपने जीवन से कोई ऐसी घटना जुड़ी ऐसी कोई घटना है जो सभी को बताना चाहेंगे, उसे लिखना है। तो देखिए प्रस्तुतिकरण में, हम सभी के जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसी घटना अवश्य होती है जो हमेशा हमारे मानस पटल पर अंकित रहती है। उस घटना को हम अपने मित्रों, पारिवारिकजनों और रिश्तेदारों के साथ समय समय पर साझा करते रहते हैं। ऐसी ही एक घटना पिछले वर्ष मेरे साथ हुई थी जो मैं सभी को बताना चाहता हूँ। घटना का वर्णन, चलिए घटना का वर्णन देखते हैं क्या है। यह घटना पिछले वर्ष दिसंबर माह की 12 तारीख की है। देखिए जो घटना का वर्णन है, घटना कब की है, यह घटना पिछले वर्ष दिसंबर माह की 12 तारीख की है। उस दिन मेरा जन्मदिन होता है। मेरे जन्मदिन पर मेरे माता पिता ने मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर मथुरा वृंदावन जाने की योजना बनाई। 11 दिसंबर को हम ग्वालियर स्टेशन से ट्रेन द्वारा मथुरा के लिए चल दिए। दोपहर बाद तक हम मथुरा स्टेशन पर पहुंच गए। वहां से हमने वृंदावन के लिए एक टैक्सी बुक की और वृंदावन पहुंच गए। वहां हमने एक होटल में विश्राम किया और शाम को 1-2 मंदिरों के दर्शन किए। अगले दिन सुबह हम भी श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। वहां काफ़ी भीड़ थी। दर्शन करने में हमें थोड़ा समय लगा। उसके बाद हमने कुछ और मंदिरों के दर्शन भी किए। मेरे जन्मदिन के अवसर पर मुझे और मेरे परिवार को श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करके अपार सुख प्राप्ति हुई। अगले दिन हम वापस ग्वालियर जाने के लिए मथुरा स्टेशन पहुँचे। ट्रेन आने में समय था। हम सभी लोग प्लेटफॉर्म पर बैठकर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद क्या हुआ, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। कुछ देर बाद क्या हुआ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। सभी यात्री दौड़कर ट्रेन में सवार हुए। हम सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। ट्रेन चल दी। कुछ समय बाद ट्रेन राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। वहां उसका 5 मिनट का ठहराव था। वहां मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आया। मैं ट्रेन से उतरकर उससे मिला और हम बातें करने लगे। अचानक ट्रेन चल दी। मुझे पता ही नहीं चला। मेरे पिता ने मुझे आवाज़ दी। तब मैंने देखा और तुरंत दौड़ा, परंतु तब तक ट्रेन गति पकड़ ली थी और ट्रेन में नहीं चढ़ पाया। मेरे पिताजी चिल्लाते रह गए। मेरी माताजी और छोटी बहन भी बहुत घबरा गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं रोने लगा। मेरा मित्र भी घबरा गया। उसी समय वहां स्टेशन मास्टर आए और उन्हें इस घटना की जानकारी हुई। उन्होंने तुरंत ही अगले स्टेशन पर यह संदेश पहुंचाया कि अभी जो ट्रेन यहाँ छूटी है उसमें सवार परिवार का एक बच्चा यहाँ रह गया है। अब ट्रेन को वहाँ कुछ देर के लिए रोक कर रखें। फिर स्टेशन मास्टर ने मुझे मेरे मित्र के साथ एक टैक्सी में बिठाया और टैक्सी ड्राइवर से शीघ्र ही आगरा कैंट रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए कहा। टैक्सी ने 10 मिनट में हमें आगरा कैंट रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। मैं तब भी बहुत घबरा रहा था और रो रहा था। मेरा मित्र मुझे लेकर दौड़ता हुआ अंदर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा जहां हमारी ट्रेन खड़ी थी। मेरे माता पिता और बहन ट्रेन के बाहर ही खड़े मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी की आंखों में आंसू थे। मुझे देखकर सभी लोग खुश हो गए। मैं अपने मित्र से विदा लेकर ट्रेन में सवार हुआ। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। मैंने ईश्वर को अनेकानेक धन्यवाद दिया और मन ही मन नमन किया। इस तरह हम सकुशल घर वापस आ गए। इस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। आज भी उस घटना को याद करके मैं काँप जाता हूँ। इस प्रकार से आपका जो प्रोजेक्ट 5 था यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो हिंदी के 5 प्रोजेक्ट कार्य बताए, प्रायोजन कितने बताए, 5 प्रोजन कार्य बताए। यदि बच्चों आपको ये 5 प्रोजन कार्य अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।